बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे कंट्री के विजिट वीज़ा के बारे में जिसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आसान आसान भी कह सकते हैं, लेकिन सिंपल बहुत ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे कंट्री ऑब्वियसली आप साउथ कोरिया, आपने थंबनेल पे देख लिया। अब बहुत सारे लोग थंबनेल पे इसलिए क्लिक करके आए हैं कि वहाँ पे लाखों रुपया सैलरी मतलब कमा सकते हैं। डेफिनेटली इससे ये ट्रू है, लेकिन इस वीडियो में मैं किसी किस्म का कोई वर्क परमिट या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बताऊंगा, सिर्फ विजिट वीज़ा का प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये थंबनेल साउथ कोरिया का देख के इस वीडियो पर क्लिक किया ना, तो आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें रिसर्च कर ली हैं कि वहाँ पे क्या सैलरी है, क्या जॉब्स है, ईटीसी, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हो ना कि मैं साउथ कोरिया के बारे में डिटेल से वर्क परमिट और जॉब्स की वीडियो बनाऊं, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज ये वीडियो जस्ट विजिट वीज़ा के लिए है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है साउथ कोरिया के विजिट वीज़ा के लिए, आप वीडियो को देखते रहें, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं शॉर्ट टर्म वीज़ा की, एक C31 होता है, एक C39 होता है। C31 जो है वो मतलब एक टूरिज्म पर्पज़ के लिए आता है, जिसमें आप अपनी फैमिली विजिट या फिर पर्सनल टूर करना चाहते हैं, तो वो उस बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। C39 बिजनेस ट्रिप होता है, ठीक है। आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो ये जो बंदा आपको फॉर्म देता है ना, इमिग्रेशन वाले, आप उनसे पूछ सकते हैं, ये सारी डिटेल वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। मैं डॉक्यूमेंट्स थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। अब लिखते जाइएगा या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होता है, जिसकी 6 मंथ तक जो वैलिड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका आईडी कार्ड, तीसरे नंबर पे वाइट बैकग्राउंड फोटो, चौथे नंबर पे आपका FRC, पांचवें नंबर पे आपका मैरिज सर्टिफिकेट, छठे नंबर पे अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप, और साथ में कंपनी से लीव लेटर जिसमें कंपनी ने लिखा हो कि भाई साहब आप इतने दिन के लिए आप जाओ टूर के लिए, हमने छुट्टियां दे दी हैं और बाद में वापस आके दोबारा हमको ज्वाइन करना है आपने, और आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, ये सारा कुछ वहाँ पे लिखा हो, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ आप अपना इंडिविजुअल एनटीएन भी लगाएं। जरूरी नहीं होता जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसको एनटीएन चाहिए होता है। जो अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, अगर आप वेले बंदे हैं फिर भी अपना एनटीएन बना लें। इंडिविजुअल एनटीएन उसे कहते हैं, नेशनल टैक्स नंबर, ये जरूर बना लें यार। जितना पुराना एनटीएन होता है ना, वीज़ा लगने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। अपना एनटीएन बना लें। अगर आप कुछ भी नहीं करते या जॉब बिजनेस कुछ भी करते हैं, नेशनल टैक्स नंबर हर बंदे का होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप इंडिविजुअल एनटीएन साथ लगा दें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो साथ आप अपना एनटीएन है, टैक्स रिटर्न है, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर बनवा लें। कार्ड जो है बनवा लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा लेटर हेड, आपका विजिटिंग कार्ड, और बस तकरीबन ये चीज़ें होती है। और बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट ये लाजमी है। और जो बिजनेस वालों का एनटीएन है ना, वो इंडिविजुअल नहीं होता, वो आपके बिजनेस के नाम पे होता है, ठीक है ना। आप इंडिविजुअल भी लगाना चाहें तो अपना लगा लें, लेकिन बिजनेस एनटीएन जो है वो लाजमी साथ आपका लगता है। अच्छा, ये मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। बाकी होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, कवर लेटर, इंश्योरेंस, ट्रैवल प्लान, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको कोई भी अच्छा जो कंसल्टेंट है ना वो अरेंज करके दे सकता है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। बाकी एडिशनली डॉक्यूमेंट्स में आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके नाम को कार गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, कोई शेयर्स हैं, कोई दुकान है, कुछ भी है, वो आप अपनी इस कंट्री के साथ टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये अपनी शो कर सकते हैं। अच्छा, ये सब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेंगे, आपको इसके लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप वॉक इन के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं इसको। और इसकी अगर वीज़ा फ़ीस की बात करें तो वो आपको अराउंड 10,000 के करीब आपको पे करनी होती है। और इसके लिए छोटा सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मतलब आप इंटरव्यू कह सकते हैं। जब आप फाइल सबमिट करने लगते हैं, वो आपसे जनरली जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, आप बताएंगे जी मैं टूर करने जा रहा हूँ। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, आप मंथली कितना अप्रोक्सीमेटली कमा लेते हैं, इस तरह के बेसिक से। आप शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन आपसे एक दो पूछेंगे और बाद में आपको वो आपके फाइल पकड़ के आपको एक स्लिप देंगे, बोलेंगे जी ये आप चार्जेस पे कर दें। वो आप बैंक में पे करेंगे और बाद में आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे पासपोर्ट के साथ। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट और दूसरे सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके सबमिट कर देते हैं, ठीक है जी। 2 हफ्ते का टाइम देते हैं। एक रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस रेफरेंस नंबर के साथ चेक कर सकते हैं कि मेरा स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, मेरा भाई वीज़ा पेंडिंग में है, प्रोसेस में है, अप्रूव हो गया है या नहीं। ये सारी आपको उस पर स्टेटस आपका दिखता रहता है। और ये ऑनलाइन वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ई वीज़ा। ये आपको जब आप स्टेटस अपना चेक करते हैं रेफरेंस नंबर डाल के, तो अगर तो अप्रूव हुआ होता है तो वो आप डाउनलोड कर लेते हैं फिर सिंपली। और बाद में अपने आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ भी ये वीज़ा आपको जो है वापस भेज दिया जाता है, ठीक है जी। ये सारी साउथ कोरिया के वीज़ा की डिटेल है, विजिट वीज़ा की। और इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो आपको ऑनलाइन भी बता देते हैं, साथ में आपके डॉक्यूमेंट के साथ एक पेपर दे के भी आपको वापस भेज देते हैं कि ये लें जनाब, ये आपके डॉक्यूमेंट हैं और इस वजह से हमने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया, ठीक है जी।
और इसके अलावा वीज़ा, अब अच्छा वीज़ा रेशो की बात करते हैं। वीज़ा रेशो जो है ना वो इसका काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हर बंदा आजकल जापान की तरफ जा रहा है। मैंने जापान पे एक वीडियो बनाई, मैंने कहा कि भाई जापान का वीज़ा अभी खुल गया है, वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, बगैर अपॉइंटमेंट बगैर चार्जेस के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जापान के एम्बेसी का रुख कर लिया, अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए, जापान जाना शुरू कर दिया एम्बेसी में। और इसी तरह और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई, उनकी वीडियोस को भी देख के और भी सोशल प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनी। मतलब जापान का वीज़ा खुल गया है, वीज़ा बगैर फीस के अप्लाई कर सकते हैं, रेशो बड़ी अच्छी है, रिसेंटली इमिग्रेशन ओपन हुई है, तो हर बंदा जापान की तरफ जा रहा है। तो कोरिया इसलिए एक बेहतर ऑप्शन भी हो सकता है वीज़ा रेशो के लिए, कि वहाँ पे बहुत कम एप्लीकेशन जा रही है। जापान में एक दिन में 2-2 300-300 बंदा अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, बैक टू बैक, क्योंकि ना तो अपॉइंटमेंट ना कोई वीज़ा की फ़ीस है, तो हर बंदा वहाँ पे जा रहा है डॉक्यूमेंट्स लेके। तो आप अगर कोरिया का अप्लाई करते हैं तो आपको साउथ कोरिया का, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है वीज़ा मिलने के। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट ले जाएँ, वीज़ा फ़ौरन आपको चिपका के दे देंगे। भाई हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, टाइम होता है। बाकी जॉब्स वहाँ पे कैसी हैं, कितनी सैलरी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को है। आप 3 लाख 3.5 लाख लेबर कैटेगरी में फुल, मतलब कम सैलरी जो है ना वो 3-3.5 लाख है साउथ कोरिया में। तो आप जो है वो वहाँ पे अच्छा खासा कमा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं साउथ कोरिया के वर्क परमिट पर और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ पर एक डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ जो मैं मिस कर गया हूं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। और वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिला या कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।